नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कोई उलझन आपके पास है, कोई भी सवाल है आपके पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड, कोई भी क्वेरी आपके पास है, तो आप इस शो में पार्टिसिपेट करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में शामिल होने का। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nwat.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो शो लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskUsYourMoney लिखकर। आज हमारे साथ है ध्रुवांता वेल्थ के फाउंडर और CEO कीर्तन शाह। कीर्तन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा करेंगे कि EMI का बोझ आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपने पर्सनल लोन पर, किस तरीके से पेनल्टी से बच सकते हैं, क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस सब पर करते हैं चर्चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कीर्तन, बताइए क्या सजेशंस आपकी तरफ से रहेंगे, क्या गाइडेंस आपकी तरफ से रहेगी, कैसे अपने EMI का बोझ कम कर सकते हैं, किस तरीके की प्लानिंग ले जब भी कभी आप लोन के लिए अप्लाई करें। दीपाली जी, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, आप कभी भी किसी भी लोन को अप्लाई करें उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। क्योंकि जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर बैंक आपको पैसा लेंड करेगा वो कम हो जाएगा। तो जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है उतना लेंडिंग रेट बैंक की तरफ से कम हो जाएगा, और जितना क्रेडिट स्कोर खराब है उतना लेंडिंग रेट आपके लिए बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करें लोन लेते समय और कंटिन्यू करते समय जब तक लोन खत्म नहीं होता। क्योंकि एक बार आपने लोन ले लिया, उसके बाद अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होते जाता है तो आप इसे एक्चुअली दूसरी बैंक के पास जाकर रीफाइनेंस करा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई एक बैंक आपको 15% पे पर्सनल लोन दे रहा है, पर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो गया है जब आपने लोन लिया था वर्सेस टुडे, तो आप दूसरी बैंक के पास जा सकते हैं और इसे रीफाइनेंस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और इसलिए आपका EMI कम हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जब भी आप लोन लें, आप जितना ज्यादा टेन्योर वाला लोन लेंगे उतना EMI आपका कम होगा। तो मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, पर 3 साल के लिए चाहिए तो EMI ज्यादा होगा, और 5 साल के लिए चाहिए तो EMI उससे भी ज्यादा होगा। तो जितना टेन्योर ज्यादा होगा उतना आपको शायद EMI का बर्डन कम होगा। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जितना ज्यादा टेन्योर लेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में आप इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो बैंक को। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास घर है तो घर पर अगर आप एक टॉप अप लोन ले लें, वो एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि टॉप अप लोन आपको होम लोन पे तकरीबन 9-9.5% पे मिल जाता है, जबकि पर्सनल लोन आपको 15-16 या 14% पर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक टॉप अप ले लीजिए आपके होम लोन पे और उसे यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्सनल लोन। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे आपको पैसा आता जाए आपकी इनकम के थ्रू या किसी भी तरीके से, आप जितना प्रीपेमेंट कर देंगे उतना आपका EMI या टेन्योर कम होने की शक्यता ज्यादा है। तो ये 3-4 चीजों का डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उपयोग करना चाहिए, ना सिर्फ पर्सनल लोन के लिए बट इन जनरल ऑल्सो, आप अगर कहीं पर भी लोन ले रहे तो। ओके। अच्छा, एक चीज़ और कीर्तन, आगे बढ़ें उससे पहले प्री पेमेंट का जैसे आपने भी जिक्र किया, और प्री पेमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी लोन का। क्या ये वायबल डिसीजन होता है कि अगर आपने लोन लिया और सपोज कीजिए आपने 3 साल 4 साल के लिए लोन लिया है, 5 साल के लिए पर्सनल लोन लिया है, और 1 साल बाद आप उस स्थिति में है कि आप उसका प्री पेमेंट कर सकें, तो क्या ये सही डिसीजन होता है या फिर उस लोन को चलने दें? मतलब क्या इंक्लूजन्स होते हैं अगर आप प्री पेमेंट करते हैं, कि एक्सक्लूजन्स होते हैं, वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है? दीपाली जी, सबसे पहले तो अगर आप पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं तो 100% आपको प्रीपे कर देना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन बहुत महंगा लोन होता है। तो आप प्रीपे करें या ना करें, इसका डिसीजन बड़ा सिंपल है। मान लीजिए आपका 5 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है, आपके पास 1 लाख रुपया आज पड़ा हुआ है, तो आप कौन से बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि मुझे प्रीपे करना चाहिए या नहीं? बड़ा सिंपल है, आप देखिए कि आपको लोन कितने रेट पे मिला है। मान लीजिए आपको लोन 15% पे मिला है और आपके पास जो 1 लाख रुपए अगर आप उसे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रिटर्न निकलेगा? अगर आप 15% से कम रिटर्न निकालने वाले हो तो बेहतर ये है कि आप ये 1 लाख रुपया यूज कर लीजिए प्रीपे करने के लिए। क्योंकि आप अंडर परफॉर्म करेंगे इस 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे और आप ज्यादा भरेंगे लोन पे, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसे प्रीपे कर दें। और लेटली बाकी जितने भी नए
आरबीआई के रेगुलेशंस आए उसके हिसाब से प्रीपेमेंट पे कोई पेनल्टी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और आप उस पैसे पे आपकी लोन के रेट से कम इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकाल पाएंगे, इट इज ऑलवेज प्रूडेंट कि आप इसे प्रीपे कर दीजिए। पर ये सेम लॉजिक शायद होम लोन में ना चले, क्योंकि होम लोन में टैक्स एडवांटेज एडजस्ट करने के बाद आपको वो लोन बड़ा सस्ते में मिलता है। तो यू माइट वांट टू कंटिन्यू टू द होम लोन, और आप होम लोन में ये पैसा इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, पर पर्सनल लोन में आपको प्रीपे कर देना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई पर्सनल लोन से जुड़ी तमाम बारीकियों की। और अब बात करते हैं कुछ व्यूअर्स से, और जो पहले व्यूअर हैं हमारे साथ सुशील देसाई मौजूद हैं पुणे से। सुशील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते जी मैडम। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मुझे जानना था कि मैंने अभी मेरा पोर्टफोलियो रिसेंटली मैंने उसको रिवाइज किया है, और मुझे जानना था कि ये जो पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है वो सही है क्या। और मेरा लक्ष्य है अगले 10 साल में 1 करोड़ का, और अभी मेरा 15,000 का मेरा ऐसा भी है डिफरेंट फंड्स में। और मुझे ये भी जानना है कि मुझे भी और भी मुझे स्टेप अप करना है अभी फिलहाल 1 महीने में। ओवरऑल मुझे 10,000 मुझे स्टेप अप करना है। और मुझे ये जानना था कि हाँ, सेम फंड में मुझे स्टेप अप करना है कि और कुछ मुझे नया फंड मुझे कुछ यूनिट बाय करना पड़ेगा। ओके, तो मैं पूछ लेती हूँ क्या सलाह रहेगी आपके लिए। और जैसे इन्होंने मेंशन किया 15,000 की सिप चल रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 78,000 है, 1 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल में। और जैसे इन्होंने मेंशन किए फंड्स के नाम बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू भारत 22 फंड्स ऑफ फंड्स अभी में 3,000 ईच डाल रहे हैं। एनपीएस में मंथली 2,000 है, पेटीएम गोल्ड में मंथली 6,000 है, डिप्लॉय कर रहे हैं। तो बताइए इनके गोल्ड पर, इनके पोर्टफोलियो चॉइसेस पर क्या रहे? सुशील जी, सबसे पहले तो आपके गोल की बात करते हैं। आपने कहा कि आपको 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है। तो उसके लिए अगर मैं अज्यूम करूं कि आप 12% पर रिटर्न निकलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, और आज आपके पास तकरीबन 78,000 रुपीज इकट्ठा हो चुके हैं, तो आपको SIP 45,000 रुपीज की करनी पड़ेगी। सो 78,000 आज आपके पास है, 45,000 रुपीज आप हर महीना निवेश करेंगे, तो 12% पे 10 साल में आप 1 करोड़ का लक्ष्य पा लेंगे। अब मैं समझता हूं कि आज आप 15% पे है, 15,000 पे, तो 15,000 से 45,000 मुझे नहीं पता कि आप इमीडिएटली कर पाएंगे या नहीं। अगर कर पाते तो ब्रिलियंट, नहीं कर पाते तो आपको स्टेप अप करना चाहिए। एज एंड व्हेन आपकी इनकम बढ़ेगी और आप जितना ज्यादा डिस्पोज कर पाए इन्वेस्टमेंट में, उतना ज्यादा आप अपनी SIP को बढ़ाए। 10%, 20%, जितने से भी SIP बढ़े उतने से बढ़ाइए। पर एब्सोल्यूट टर्म्स में आज आपको 45,000 रुपीज की SIP चाहिए अगर 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो। अब अगर मैं आपके फंड्स की बात करूं, तो आपकी फंड के सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंड की सिलेक्शन बहुत बेहतर है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपना बंधन स्मॉल कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निपॉन मल्टी कैप, ये 4 फंड्स को कंटिन्यू कीजिए। आप अपने NPS को भी कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ आपका जो पेटीएम का गोल्ड SIP है 6,000 रुपए का, उसे आप रिप्लेस कर दीजिए SBI गोल्ड फंड से। तो ये 4-5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लक्ष्य के करीब बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह सुनील आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आप अपने फंड्स में निवेश जारी रखिए। 2 फंड से निकलने की सलाह है, पेटीएम गोल्ड, आईसीआईसीआई प्रू भारत 22 फंड्स ऑफ फंड्स, प्लस आपको एडिशनल SIP करनी पड़ेगी अपने अमाउंट को, अपने गोल को हासिल करने के लिए। इमीडिएटली नहीं कर सकते तो स्टेप अप करें, धीरे धीरे स्टेप अप करेंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे या गोल के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो ये प्लान आप करके चले। बात करते हैं अगले व्यूअर से। अमित हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए पुणे से। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरे अराउंड 5 SIPs है म्यूचुअल फंड में 5,000 के, और मोस्टली वो SBI मैग्नम मिड कैप में एक है, एक पराग पारक फ्लेक्सी कैप में है, एक ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप में है, और एक कोटक ब्लू चिप फंड उसमें भी है, और कुछ अराउंड 1 लाख लमसम है बड़ौदा BNB में। तो मुझे ये जानना था कि आगे लॉन्ग टर्म के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या फिर इसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ। और एक मेरा गोल था, उसके बारे में पूछना था कि अराउंड 15 इयर्स के आसपास 10 CR के लिए प्लान कर रहा था, तो उसके लिए और क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और कुछ एडिशनल लेने पड़ेंगे क्या?
ओके, पूछ लेते हैं। तो आपने सवाल तो सुना इनका, मैं क्विकली इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। बड़ौदा बीएनपी पारिबास स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, आईसीआईसी प्रू स्मॉल कैप, कोटक ब्लू चिप सही में 5000 नीचे डाल रहे हैं। 10 करोड़ का टारगेट है 15 ईयर्स में, 70 लाख का 10 ईयर्स में फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन। क्या प्लान रहेगा इनके लिए और क्या सजेशन के पोर्टफोलियो को लेकर? अमित जी, आपने जो भी डिटेल्स भेजी है और आपके जो एम्बिशन है उसके हिसाब से आपके गोल्स थोड़े से एम्बिशियस है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप चाइल्ड एजुकेशन की बात करें, आपने कहा कि आपको 70 लाख रुपया चाहिए आज से 10 साल बाद। अगर आपको 70 लाख रुपया चाहिए 10 साल बाद और अगर मैं 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन मान के चल रहा हूँ आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको 32,000 रुपए की SIP सिर्फ इस एक गोल के लिए करनी है। अगर मैं आपके रिटायरमेंट की बात करूं, जो आपने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है आज से 15 साल पर, तो उसके लिए भी आपको तकरीबन 2 लाख रुपए की महीने की SIP करनी पड़ेगी। तो 2 लाख रुपया आपके रिटायरमेंट के इन्वेस्टमेंट के लिए और 32,000 रुपया चाइल्ड एजुकेशन के लिए, तो आपको तकरीबन 2,32,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी अगर आपको इन दोनों गोल्स को अचीव करना है। जितना डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से मैं ये समझ रहा हूँ कि आज आपकी SIP 25,000 रुपए, तो आपको SIP को बहुत ही सीरियसली अपस्केल करना पड़ेगा। या तो अपने गोल्स को थोड़ा सा ट्रिम डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि 2,32,000 आज की रिक्वायरमेंट है आपके SIP की, ये अज्यूम करते हुए भी कि आपके पास 8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। ऊपर से 2,32,000 रुपया हर महीना निवेश करना पड़ेगा इन दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए। तो या तो जितना हो सके उतना आज SIP बढ़ाइए, धीरे धीरे करके स्टेप अप कीजिए, या फिर आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा आपके गोल्स को लेकर। अब आपके अगर फंड्स की बात करूं तो 3 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में से मेरे लिए होल्ड है। आप PPFAS फ्लेक्सी कैप होल्ड कीजिए, आप कोटक का ब्लू चिप फंड होल्ड कीजिए और आप ICICI का स्मॉल कैप होल्ड कीजिए। ये तीनों फंड्स होल्ड कीजिए और एक फंड ऐड कर दीजिए आपके पोर्टफोलियो में, निपॉन मल्टी कैप। ये 4 फंड का पोर्टफोलियो अगर समान तरीके से इन्वेस्टेड है, यानी हर फंड में इक्वल वेट है, आपने सेम पैसा लगाया इन चारों फंड्स में, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत बेहतर बैलेंस पोर्टफोलियो बनकर आएगा। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंग आप रणनीति बना सकते हैं। SN मिश्रा पटना से हमारे साथ हैं। मिश्रा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने 40,000 पर मंथ का मेरा SIP है। मेरे जो मैंने 5 फंड सेलेक्ट किए हैं ये सही है या एनी चेंज इज रिक्वायर्ड, और मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है तो ये मैं इनमें से किसी इसी में करूं या मैं कोई और फंड सेलेक्ट करूं? ओके, तो पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। 10,000 ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, 10,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा में 10,000 डिप्लॉय कर रहे हैं ये। साथ ही इनके पास बंधन स्मॉल कैप है, यहाँ 5,000 ईच डाल रहे हैं। क्लियरली कोटक इमर्जिंग मिड कैप भी है, यहाँ भी 5,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से हर महीने हो रहा है। 10 साल का इनका होराइजन है। 40,000 की टोटल सिप हुई और ये पोर्टफोलियो की वैल्यू बता रहे हैं 10 लाख। क्या सलाह इनके लिए? मिश्रा जी, सबसे पहले आपके गोल की बात करते हैं। आपके पास आज 10 लाख रुपया इकट्ठा किया हुआ है जो इन्वेस्टेड है, और आप 40,000 रुपए की महीने की SIP कर रहे हैं। इस रेट से अगर मैं 12% का रिटर्न पकड़ूं, जो मुझे ऐसा लग रहा है फेयर एक्सपेक्टेशन है, आप तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक की राशि तक पहुंच जाएंगे आज से 10 सालों में। अगर मैं आपके फंड्स की बात करूं तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे नहीं लगता आपके फंड्स में कोई भी चेंज करने की जरूरत है। आपका पोर्टफोलियो स्कीम्स को लेकर परफेक्ट है, इनमें स्कीम्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर एक सलाह डेफिनेटली देना चाहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो काफी लार्ज कैप हैवी है। तो अगर आप देखें, पराग पारिक में भी काफी लार्ज कैप है, SBI कॉन्ट्रा में भी काफी लार्ज कैप है और ICICI वैल्यू डिस्कवरी में भी काफी लार्ज कैप है। पर अगर आपके पास 10 साल का समय है, जैसे आपने क्वेश्चन में लिखा है, और अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी बेहतर है, तो सजेशन मेरा ये होगा कि आप 2,000 रुपए SBI कॉन्ट्रा और ICICI वैल्यू डिस्कवरी से 2,000 रुपए की SIP कम करके इस 2,000 रुपए की SIP को बंधन स्मॉल कैप में और कोटक के मिड कैप फंड में ऐड कर दीजिए। इस चेंज करने से होगा ये कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा, जो आज लार्ज कैप हैवी है, थोड़ा सा लार्ज कैप हैवी कम हो जाएगा और मिड कैप स्मॉल कैप में वेट्स बढ़ जाएंगे, जो मुझे ऐसा लग रहा है एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो जाएगा 8-10 साल के व्यू के लिए।
पर ये आप तभी करें अगर आप वॉलेटिलिटी थोड़ी सी झेल पाएंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी आपके लार्ज कैप से। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपके लिए जो पोर्टफोलियो होना चाहिए, किस फंड में कितने डिप्लॉय करने हैं, वो तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। 1.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे, ये सजेशन है। और 10 साल के हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको बदलनी है। नई स्ट्रैटेजी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं योर मनी और लेते हैं कुछ और क्वेरीज को। अगले व्यूअर हमारे साथ राजेंद्र हैं सवाल पूछने के लिए लखनऊ से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी 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 मैम, हमने मतलब पोर्टफोलियो तो भेज दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा इसमें बाहर हूँ, टीवी पे नहीं हूँ, ग्राउंड में हूँ। तो मैम उसको देख के थोड़ा मैं दिशा निर्देश दीजिए। ओके, तो प्लीज़ इनके फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट ना हो, ये फ़ोन पर ही जवाब सुनना चाहते हैं प्लस राय लेना चाहते हैं। सवाल जो इन्होंने डिटेल्स भेजी वो मैं बता देती हूँ। कीर्तन, 10,000 की मंथली सिप है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 6.25 लाख। 12 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे जानना चाहते हैं। बच्चों की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया है। कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं इन 10,000 को? 1,500 रुपये महीना निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, HDFC स्मॉल कैप में इन 1500 है, 1500 है SBI फोकस्ड इक्विटी में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000, 1500 अगेन है ICICI प्रू लार्ज कैप में और इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 2000 पर मंथ डाल रहे हैं। तो बताइए इनके फंड्स को लेकर राय और क्या सजेशंस? राजेंद्र जी, अगर आपके गोल की पहले बात करें तो आपके पास जो 6.25 लाख रुपए आज है और 10,000 की जो आप SIP करेंगे, वापस 12% पे ही अजम्पशन लूंगा, तकरीबन 53 लाख रुपीस जितना इकट्ठा हो जाएगा आपके गोल तक, जो आज से 12 साल बाद है। तो वो आपके गोल से रिलेटेड आंसर है। आपके पोर्टफोलियो में 7 फंड्स है आज, उनमें से 5 फंड्स मुझे ऐसा लग रहा है होल्ड करने लायक है और कोई नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो 5 फंड्स है निपॉन का मल्टी कैप, HDFC स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ICICI का लार्ज कैप और इन्वेस्को कॉन्ट्रा। मैंने कोई नया फंड ऐड नहीं किया है। आप ही के 7 फंड्स में से इन 5 फंड्स को चुना है जो मुझे ऐसा लग रहा है आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और आपकी 10,000 की जो SIP है वो 2-2 हज़ार करके इन 5 फंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओके, तो जो 5 फंड्स आपके स्क्रीन पर हैं इनमें 2-2 हज़ार रुपये डालिए आप इन 5 फंड्स में। SBI फोकस इक्विटी से निकले तो यानी 10,000 रुपीज़ हैं, 2,000 नीचे आप डिप्लॉय कर सकते हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, HDFC स्मॉल कैप में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, ICICI लार्ज कैप और इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 53-54 लाख के आसपास की राशि आपको मिल पाएगी। अच्छा, एक चीज़ और कीर्तन, इन केस इन फ्यूचर ये SIP एलोकेशन को बढ़ाना चाहें तो इन्हीं 5 फंड्स में इंक्रीज करें या कोई नया फंड भी ऐड कर सकते हैं? नहीं दीपाली जी, इनको इसी फंड में ऐड करना चाहिए। उनको कोई नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 फंड से उनके लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया है। AMCs भी अलग अलग है, उनकी स्टाइल्स भी अलग अलग है। तो ये अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कोई भी नया पैसा ना सिर्फ SIP पर लमसम भी करना चाहे तो इन्हीं फंड्स में करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। अभिजीत हैं कोलकाता से। अभिजीत नमस्कार, बताइए अपना सवाल। अभिजीत सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, शायद सवाल ले लेते हैं। और सवाल है इनका, 16,000 की सिप है मंथली बेसिस पे, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 7 लाख और 15 साल में कितना कॉर्पस हो पाएगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या फिर नहीं, रीबैलेंसिंग की कोई नीड है या फिर नहीं, ये जानना चाहते हैं। कौन से फंड्स हैं? SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, टाटा लार्ज मिड कैप, ICICI प्रू लार्ज कैप, मल्टी एसेट कोटक का है, फंड्स ऑफ फंड्स, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक मिड कैप। इन सभी में 2-2 हज़ार डाल रहे हैं, तो यानी 16,000 हैं इनके पास। हर महीने 8 फंड्स में 2-2 हज़ार ये डाल रहे हैं। 15 साल का व्यू है, बताइए। आई थिंक उनके कॉर्पस एक्यूमुलेशन को लेकर तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख तक की राशि इकट्ठा हो जाएगी। अगर मैं अज्यूम करूं कि आज उनके पास जो 7 लाख रुपए है प्लस 16,000 की जो वो SIP कर रहे हैं वो 12% पे ग्रो होगी, तो तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख जितना 15 साल में इकट्ठा हो जाएगा। अब उनके पास 8 फंड्स है, उन 8 फंड्स में से मैंने 6 फंड्स सिलेक्ट किए जो उनको कंटिन्यू करना चाहिए और 2 फंड्स बाकी के बंद कर देना चाहिए। तो जो कंटिन्यू करना चाहिए वो है SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, ICICI का लार्ज कैप,
कोटक का मिड कैप, कोटक का मल्टी एसेट एलोकेटर और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये 6 फंड्स में अगर वो समान तरीके से पैसे को एलोकेट कर दे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 6 स्कीम्स है और इन 6 स्कीम्स में लार्ज, मिड, स्मॉल, वैल्यू स्टाइल और ग्रोथ स्टाइल सबका कॉम्बिनेशन अच्छे से बैठ गया है। इनको नए किसी भी फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 6 फंड्स को कंटिन्यू करें और समान तरीके से पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। पर हाँ, उनको ये ध्यान रखने की ये जरूरत है कि ये पोर्टफोलियो में तकरीबन उनको 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन चाहिए, क्योंकि इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ है और वो 2-3 साल वाले इन्वेस्टमेंट होराइजन में ये पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, पर पोर्टफोलियो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। तो ये इनके लिए जानना जरूरी है कि कम से कम 7-8 साल अगर वो इन्वेस्टेड रह पाए तो ये पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करें। ओके, तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे 15 सालों में। आपको 2 फंड से निकलना है, टाटा लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। इसके अलावा आप 6 फंड्स रखिए सिर्फ, जिसमें कीर्तन ने नाम मेंशन किए भी, मैं रिपीट कर देती हूँ। SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू लार्ज कैप, कोटक मिड कैप, कोटक मल्टी एसेट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। और जैसे कीर्तन ने भी कहा कि पोर्टफोलियो हालांकि आप 15 ईयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं, बट आपको 7-8 साल मिनिमम टाइम देना पड़ेगा अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए। चलिए, तो ये रहे इनके पोर्टफोलियो पर राय। और अब पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स। कीर्तन, बताइए कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं और क्या ये कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है? दीपाली जी, अगर कोई इन्वेस्टर है जो थोड़ा सा अग्रेसिव है, 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन 4 फंड्स में अगर वो पैसा एलोकेट करे तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डेफिनेटली बन सकता है। तो मैंने इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों को ऐड किया हुआ है। और क्योंकि मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूं कि आपको तीनों इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स भी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन सब 6 चीजों का कॉम्बिनेशन ये 4 फंड्स हो सकते हैं। पहला हो गया ICICI वैल्यू डिस्कवरी, दूसरा हो गया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तीसरा हो गया कोटक मल्टी कैप और चौथा हो गया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। अगर किसी के भी पास 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और रिस्क एपेटाइट है तो ये 4 फंड्स एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। आपके 4 फंड्स बताए हैं कीर्तन ने अपनी चॉइस के हिसाब से। थैंक यू कीर्तन, शो में आने के लिए और सभी फंड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।